हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं और वो विश्व के जलवायु से संबंधित है और उसका वर्गीकरण। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भारत के जलवायु के बारे में डिटेल में बताया था और उसका हमने वीडियो बनाया था। आज उसी कड़ी में हम विश्व के जलवायु के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो हमारे जो पृथ्वी है उस पर विभिन्न प्रकार के प्लैनेटरी विंड्स, जो परमानेंट विंड्स हैं, हालांकि टेम्परेरी विंड्स तो बहुत हैं जो कुछ समय के लिए हवा का प्रवाह होता है, लेकिन जो परमानेंट जो हवा है जिससे कि पूरे दुनिया का जलवायु प्रभावित होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु के अनेक कारक हैं, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, वो क्या हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और ये दोनों कारक जो है वो प्लैनेटरी विंड से प्रभावित होता है। तो विश्व की जलवायु को जानने से पहले हमें ये बताना होगा कि जो हमारे पृथ्वी की जो सबसे जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, वो क्या क्या हैं जो पूरे धरातल के जलवायु को प्रभावित करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप पृथ्वी को ग्लोब माने तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश जो होता है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये इक्वेटर जो लैटिट्यूड 0 डिग्री है, वो उसका जो 10 डिग्री तक के बीच में, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 10 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में, ये जो एरिया है इसको लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण सीधे गिरती है और जिसके कारण से यहाँ का जो वायु है वो एकदम थीन हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। और यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि कन्वेक्शनल रेन होता है। अब हिंदी में कन्वेक्शन के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो जो अर्थ की हीटिंग होने से, उसके गर्मी पैदा होने से, क्योंकि सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, तो इसका कारण वाष्पीकरण होता है और शाम आते आते बारिश होती है। तो ये जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड इलाका है, जैसे कि अमेजन बेसिन, जैसे अफ्रीका में जेर का इलाका, और अपने एशिया में सुमात्रा और सिंगापुर, फिलीपींस, और विषुवत रेखा हमारे देश से भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर नक्शा पर देखेंगे तो विषुवत रेखा हमसे मालदीव के बाद ही विषुवत रेखा क्रॉस करती है, तो करीब 400-500 किलोमीटर ही दूर है। तो उससे भी हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। खैर, उसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे। तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, जो विषुवत रेखा के आसपास जो 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, इसको लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का जो एरिया है, और सॉदर्न गोलार्ध में भी, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो इलाका है, उसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड ये बहुत ज़्यादा दबाव का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। और ये हॉर्स लैटिट्यूड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी अपने साजो सामान के साथ में जहाज में जाते थे, तो जहाज ज़्यादा तेज़ रफ्तार में नहीं चल पाती थी, और अंत में परेशान होकर के वो जितने भी साजो सामान या जो भी एनिमल्स या घोड़े ले जाते थे वो उस ज़माने में, तो उनको समुद्र में फेंकना होता ताकि जहाज को हल्का किया जा सके। और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है।
ये बहुत ही ज़्यादा दबाव का क्षेत्र है। मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि चूंकि विषुवत रेखा का जो एरिया है 10 डिग्री जीरो से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है चूंकि लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर समुद्र की सूरज की किरण सीधे टकराती है और जिसके कारण से बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। तो इसके कारण से जो हॉर्स लैटिट्यूड, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो हमने एरिया बताया, जो हाई प्रेशर का एरिया है, वहाँ से ट्रेड विंड की शुरुआत होती है और वो लो प्रेशर एरिया की ओर आती है। लेकिन आप जानते हैं कि आना तो चाहिए सीधे आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि चूंकि पृथ्वी जो है ना अपनी कक्षा पर घूमती भी है और इसके कारण से कोरियोलिस इफेक्ट, एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे, तो जो पृथ्वी जो अपने कक्षा पर घूमती है उसके कारण से कोरियोलिस इफेक्ट होता है और इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, हवा जो है वो ईस्ट की तरह बहने लगती है, मतलब पूरब की तरह, और पश्चिमी गोलार्ध में वो वेस्ट की तरफ बहने लगती है। अब इसका असर क्या होता है? जो नॉर्थ ईस्टर्न, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, और दक्षिणी गोलार्ध में इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो हॉर्स लैटिट्यूड से ये हवा जो है ना इधर आती है और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध का में हॉर्स लैटिट्यूड से सीधे हवा जो है वो लो प्रेशर बेल्ट माने विषुवत रेखा क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये जो ट्रेड विंड है ये मोस्ट रेगुलर ट्रेड विंड है, ये नियमित ट्रेड विंड है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये हमेशा एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जाती है, हमेशा कांस्टेंट डायरेक्शन में जाती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता और ये एक परमानेंट प्लेनेटरी विंड है जो सालों दर साल तक चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है और वो ये होता है कि समर में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि गर्मी के महीने में जब गंगेटिक बेल्ट में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में बता चुका हूं, ITCZ, तो लो प्रेशर का निर्माण होता है और तिब्बतन जो प्लेटो है जो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, हिमालय का भी एरिया बहुत लंबा चौड़ा है और जैसे कल मैंने बताया था कि तिब्बत का प्लेटो जो है वो पश्चिमी भाग में 600 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वी भाग में करीब 1000 किलोमीटर चौड़ा है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो निर्माण होता है और वो उसका फैलाव गंगेटिक बेसिन तक पहुंच जाता है, तो उसके कारण से ये ट्रेड विंड गर्मी के महीने में, जून जुलाई के महीने में ये रिवर्स हो जाता है और मतलब हिंद महासागर में रिवर्स हो जाता है और मॉनसून का शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये एक पेक्यूलियर फेनोमेना है जो कि विश्व में दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो, और इसी कारण से हिंदुस्तान का जो पूरा क्लाइमेट हो गया है, जैसे मैंने कल बताया था, पूरा मानसूनल क्लाइमेट हो गया है क्योंकि यहाँ का मानसून इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया या प्रभावी है कि इसके कारण से हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा जो वाटर बॉडीज़ का निर्माण,
ये सब हमारे मानसून पर आधारित हो गया है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। खैर, बहरहाल इसके बाद में हम बताएंगे। इसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हवा है वो है वेस्टरलाइज। ये वेस्टरलाइज जो हवा है, जिसको पश्चिमी हवा बोलते हैं, इस हवा, ये जो हवा है वो आप देखेंगे नक्शा में कि यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी लो प्रेशर का एरिया बनता है, लो प्रेशर का एरिया बनता है। और इसके कारण से जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जो हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में हमने बताया, वो हाई प्रेशर, चूंकि वहाँ हाई प्रेशर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो वो लो प्रेशर वाले इलाके में आएगा और इस तरह से वेस्टरलाइज का निर्माण होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और ये जो वेस्टरलाइज है, या मैंने पश्चिमी हवा है, ये हमेशा जो उत्तरी गोलार्ध में वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में वो नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में चलता है। अगर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में चलता है, यूं। लेकिन पूर्वी गोलार्ध में ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। साउथ वेस्ट मतलब जैसे साउथ है और वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में। ये जो पश्चिमी हवा है वेस्टरलाइज, ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि ट्रेड विंड है, लेकिन ये स्ट्रांग हो जाता है सॉदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? कि दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते होंगे जो कंटिनेंट है उसकी तादाद बहुत कम है, मतलब लैंड मास की तादाद उत्तरी गोलार्ध से कम है, और इसलिए हवा को किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे कि रोरिंग 40, अब ये रोरिंग 40 जो है वो देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री के, मतलब यहाँ पर 40 डिग्री मान लीजिए, ये 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है इस एरिया में 40 to 45 डिग्री के लैटिट्यूड में जबरदस्त जो है क्या कहते हैं हवा का प्रवाह होता है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, भारी तेज से हवा चलती है, जिसके कारण से उसको रोरिंग 40 कहा जाता है। इसी तरह से 60s, ये विभिन्न प्रकार के हवाओं के नाम हैं, और जो उनके कुख्यात, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तेज गति होने के कारण और जीवन के ज़्यादा नुकसान होने के कारण अनबियरेबल हवा का प्रवाह होता है, जिसके कारण से विभिन्न नामों से इन हवाओं को 40 डिग्री और 60 डिग्री में जो हवा बह रही है वेस्टरलाइज को नाम दिया जाता है। खैर, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो इसके अलावा जो एक लास्ट का जो प्लेनेटरी जो विंड है उसको बोलते हैं पोलर ईस्टरलाइज। ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर, चूँकि सालों भर जो है ना बर्फ जमा रहता है और इसी कारण से हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से ये यहाँ से चूँकि 60 डिग्री के, ये 60 डिग्री जो लैटिट्यूड पर यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कम रहता है, लो प्रेशर होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो पोलर विंड, जिसको कि पोलर ईस्टरलाइज बोलते हैं, वो ये पोल से 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ बहती है। और उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूरब दिशा में चलती है। उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर मतलब उत्तर और पूरब, इधर उत्तर पूरब दिशा में चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ ईस्ट मतलब ये साउथ
साउथ ईस्ट दिशा में चलती है। चूंकि ये हवा जो पोलर ईस्टर्लीज है वो बहुत ज़्यादा बहुत ठंड होता है, कप कपाने वाला होता है, ड्राई होता है। क्यों? चूंकि पोल से मतलब उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से हवा निकलती है और चूंकि सालों भर बर्फ आच्छादित रहता है, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा वहाँ होता है, तो वो जो हवा जो पोलर ईस्टर्लाइज जो बहती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जो 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ बहती है दोनों गोलार्ध में, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा शुष्क होता है, मतलब ड्राई होता है। तो ये तीनों प्रकार की जो हवाएं हैं वो हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। और हमारा जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेड विंड जो है और जो वेस्टर्नलाइज है, आप देखेंगे कि जितने भी उत्तरी गोलार्ध में जितने भी पश्चिमी क्षेत्र का इलाका होगा वो रेगिस्तान होगा। पश्चिमी क्षेत्र माने उत्तरी गोलार्ध में जितने भी पश्चिम क्षेत्र जितने भी रेगिस्तान हैं वो सब, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी रेगिस्तान है वो सब पश्चिमी क्षेत्र में है, और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी रेगिस्तान हैं वो सब पूर्वी क्षेत्र में है। उसका कारण क्या है? वो इसी विंड का प्रभाव है। आप जैसा कि जानते हैं आप कि जो ट्रेड विंड है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती है, तो इसके कारण से वो जो मॉइस्ट जो लाती है अपने साथ में, जो मॉइस्ट लेडन जो नमी लाती है अपने साथ हवा में, वो पूर्वी भाग के एरिया में बारिश कराती है, लेकिन पश्चिम तक जाते जाते उसमें नमी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, थार डेजर्ट जो है वो हिंदुस्तान के पश्चिमी भाग में है, जो आपका अरबियन पेनिसुला है वो पश्चिमी भाग में है। इसी तरह से सहारा का रेगिस्तान देखिए वो पश्चिमी भाग में है। वो इसीलिए है कि क्योंकि ट्रेड विंड ईस्टर्न साइड में बहती है, पूर्वी डायरेक्शन से बहती है, तो इसके कारण से जो भी उसके साथ में जो नमी युक्त जो हवा होता है वो बारिश इस साइड में करा देती है, और जब पश्चिम तरफ जाती है वो तो उसमें नमी नहीं रहता और इसलिए बारिश नहीं होती है। और इसी कारण से वेस्टर्नलाइज जो पश्चिमी हवा है वो हमेशा पश्चिमी डायरेक्शन में चलती है, और जिसके कारण से वो नमी युक्त जो हवा है वो पश्चिम भाग में ज़्यादा बारिश कराती है, और पूर्वी भाग में आते आते उसके पास में उस हवा में नमी नहीं रहता है, और इसलिए टेम्परेट जोन में जिसको समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, वहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा। तो ये दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले जलवायु से पहले इसको क्लियर करना उचित समझा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, केवल आप रट्टा नहीं मारें। मेरा मकसद ये है कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहा है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो 1000 आदमी के सामने में अपनी बात को बताने में सक्षम हो जाए, क्योंकि जब उसको कंसेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंट भी होगा, और जब कॉन्फिडेंट होगा तो लोगों को सामना करने की शक्ति उसमें डेवलप होगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटर की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो दोस्तों, अभी मैंने इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार के प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। अब हम चलते हैं विश्व के जलवायु के बारे में, कि जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पहले ही हमने जलवायु के बारे में बताया कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। जलवायु के बहुत सारे तत्व हैं, और वो क्या क्या तत्व हैं, जैसे कि रेनफॉल है, बारिश, गर्मी,
वहाँ पर टोपोग्राफी, उसका रिलीफ, मतलब उसका धरातल कैसा है। मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ह्यूमिडिटी माना आर्द्रता, अल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पर है, बहुत सारे तत्व हैं। और ये क्लाइमेट जो होता है वो, चूंकि वेदर तो सुबह में भी बदल सकता है, शाम को भी बदल सकता है, इसको मौसम कहते हैं हिंदी में, लेकिन क्लाइमेट में भी बदलाव होता है। लेकिन उसका जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा पीरियड लेता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में अपने गांव में बिहार में सुबह सुबह उठता था तो उस समय में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। 5 बजे भोर में सब काम हम लोग करते थे। अगहन के महीने में जब धान का फसल कटाई होता था तो हम लोग करते थे। लेकिन आज की तारीख की क्या सच्चाई है? आज की तारीख में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि आप 6, साढ़े 6 बजे से पहले आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, मतलब बिस्तर से, रजाई से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। और जलवायु के परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे। जलवायु क्यों गर्म हो रहा है, इसके बारे में भी हम बाद में आपको बताएंगे। अभी जो हम बेसिक बातें आज बताने जा रहे हैं वो ये है कि जलवायु का वर्गीकरण। मतलब आप अभी के लिए यही समझ लीजिए कि जलवायु में भी परिवर्तन होता है, लेकिन इस परिवर्तन में उसको 30 साल, 40 साल, 50 साल का पीरियड लगता है। और जो परिवर्तन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है और हमें इसका ध्यान नहीं रहता है या हम नहीं समझ पाते हैं। वो हम 50 साल के बाद महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जलवायु के, जो विश्व की जलवायु है उसका वर्गीकरण क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये सारी जो जलवायु की जो विशेषता है वो, चूंकि पृथ्वी आप देख रहे हैं जो हमारा अर्थ है, और इसमें मैंने आपको लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बारे में बताया, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उसके बाद में हमने बताया कि 30 से 35 डिग्री के बीच के अक्षांश के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब हाई प्रेशर का एरिया है। उसके बाद में 60 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है, 60 से 65 डिग्री का, वो भी बहुत हाई प्रेशर का एरिया है। तो लो प्रेशर का एरिया कौन सा है? तो आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, जो इक्वेटोरियल रीजन है, वो लो प्रेशर का एरिया है। क्यों? कि वहां पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, मतलब आप होंगे तो आपका कोई छाया या शैडो नहीं बनेगा वहां। और चूंकि सालों भर बारिश होती है तो टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो इससे जलवायु प्रभावित होता है। और मैंने वहीं से शुरुआत इसीलिए किया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि हमारी जो पृथ्वी, चूंकि 2-3 एक लेक्चर मैं बाद में भी लूंगा कि चूंकि पृथ्वी अपने कक्ष पर भी घूमती है और वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है, तो उसका जो रोटेशन है वो 2 है। और अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाती है तो उसे दिन रात होता है। जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उससे सीजनल चेंज आते हैं और हम कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया। ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु से हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। यह परिवर्तन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी स्टैटिक नहीं है, वो एक स्थिर अंतरिक्ष में, वो स्थिर ग्रह नहीं है, वो फुल ऑफ मोशन है। इसी कारण से वो भी फैक्टर है जलवायु को प्रभावित होने के लिए। तो वर्ल्ड में जलवायु के कितने वर्गीकरण हो सकते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोपन जिसको बोलते हैं, वो जर्मन ज्योग्राफर थे और उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो
आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सर्वमान्य वर्गीकरण है, तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं। हालांकि बहुत से ज्योग्राफर ने विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन किए हैं। किसी ने ह्यूमिडिटी को बेस बनाया है, किसी ने रेनफॉल को बेस बनाया है, किसी ने टेम्परेचर को बेस बनाया है। हालांकि कोपन के भी जो क्लासिफिकेशन उसमें भी एक कमी है, और वो जो वर्गीकरण है वो ऐसा लगता है कि वो बाउंड्री लाइन है कि टेम्परेट है तो ये टेम्परेट यहां पर जाकर टेम्परेट खत्म हो गया, इसके बाद में ट्रॉपिकल शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये भी कमी है। लेकिन अगर उस कमी को हम दरकिनार कर दें तो सबसे जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो है कोपन का, और उसी के आधार पर हम लोगों को चलना होगा कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहला जो हमारा जो वर्गीकरण है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए, 4 कोपन ने ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है, और उसके बाद में जो 15 से 20 डिग्री या 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल माना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, विषुवत रेखीय जलवायु। अब जो 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो हमने अभी आपको नक्शा पर बताया, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश का जो एरिया है उसको टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण जलवायु। और इसके अलावा जो थर्ड प्रकार का है उसको बोलते हैं जो 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध या शीत कटिबंधीय जलवायु। शीत माने कूल टेम्परेचर, कूल टेम्परेट जोन। और इसके अलावा जो 65 डिग्री से 90 डिग्री का जो एरिया है, 65 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री का जो अक्षांश का जो एरिया है उसको बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट, शीत जलवायु, हिंदी में यही बोलेंगे। और लास्ट में एक और उन्होंने वर्गीकरण किया है जो पोलर। और पोलर जो आप जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनकी टोटल विशेषताएं अलग होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो सालों भर बर्फ ढका रहता है, और इसके बारे में हम अभी बताएं आपको। वो बहुत हाई प्रेशर वाला इलाका है, और विंटर में वहाँ दिन होता ही नहीं है जाहिर में, और समर में रात ही नहीं होती है, अधिकांश बहुत कम रात होती है, आधा 1 घंटे के लिए। तो उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो इसीलिए उन्होंने इसको कोल्ड जोन में रखा और उसके 2 भाग किए, टुंड्रा और पोलर। टुंड्रा में जो 70 डिग्री 65 डिग्री से लेकर के और जो 90 डिग्री का जो इलाका है, अक्षांश का इलाका है, उसको टुंड्रा इलाका बोला जाता है। ये भी एरिया अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित ही रहता है। और इसके बाद में उन्होंने माउंटेन क्लाइमेट। और ये माउंटेन क्लाइमेट जैसे कि आप जानते हैं कि जो माउंटेन क्लाइमेट, जो पर्वतीय जलवायु जिसको बोल सकते हैं, जैसे हिमालय या एंडीज या रॉकी या आल्प्स यूरोप में, ये सारे जो बड़े बड़े जो हिमालय श्रृंखला हैं, ये उन्हें पर्वत श्रृंखला हैं, उसमें भी जो है क्लाइमेट में वेरिएशन होता जाता है। मैं पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जैसे हिमालय में आप तीन पैरेलल हिमालय चलते हैं, एक है ग्रेटर हिमालय, एक मिडिल हिमालय, एक शिवालिक लेसर हिमालय, ग्रेटर मिडिल एंड लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय जो सबसे दक्षिण में है, ये छोटा है, इसकी हाइट छोटी है, उसके बाद से तराई का एरिया पड़ जाता है। तो ग्रेटर हिमालय, जो आप ग्रेटर हिमालय, शिवालिक से ग्रेटर हिमालय की तरफ जाएंगे
तो आपको, हालांकि वो पूरा हिमालयन जोन है, लेकिन आपको क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। सारे फ्लोरा एंड फौना, माने जीव जंतु और फूल पौधे, जिसको अंग्रेजी में फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं, वो सारे आपको मिडिल हिमालयाज में मिलेंगे। क्यों? कि जो अपर हिमालयाज है, जो ग्रेटर हिमालयाज है, वो सालों भर स्नो बर्फ से आच्छादित रहता है और वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड होता है कि जहाँ पर कि जीवों का जीना मुश्किल है। और इसी तरह से एंडीज में, इसी तरह से आपको रॉकी में, आल्प्स में, तो जो बड़े बड़े जो श्रृंखला हैं, उनके तलहटी का जो जलवायु है वो अलग है। और जो जो आप ऊपर के ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बारिश भी कम होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक सेपरेट मतलब जलवायु के श्रेणी में कोप्पन ने रखा है। अब दोस्तों चलते हैं ट्रॉपिकल, जो विषुवत रेखीय जलवायु है। ये जो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, इसकी क्या विशेषता होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि सूरज की किरण सीधे पड़ती है तो इसीलिए वाष्पीकरण की मात्रा भी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो रेनफॉल का जो प्रकार है वो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शनल है। कन्वेक्शनल माने क्या होता है? जब जमीन गर्म हो जाता है और उसके बाद में वो लेटेंट हीट पैदा करता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है, माने वायुमंडल में जाता है, और उसके बाद में ठंडा होने, चूंकि वायुमंडल में जो जो आप ऊपर उठेंगे जाएंगे, आपको ट्रोपोस्फेयर की क्या विशेषता है? जहां पर हम रहते हैं, जिस सरफेस पर रहते हैं, उसका फर्स्ट सरफेस का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। और उसकी विशेषता क्या होती है कि जो जो आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जाते हैं, क्यों तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वाष्पीकरण बना, जो धरती से पानी वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में गया, और वहां पर जब उसको, वहां का चूंकि टेम्परेचर कम है तो वहां कंडेंसेशन होता है। अब हिंदी में इसको ठंडापन बोलेंगे, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के कारण क्या होता है? बारिश होती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। तो हमने कल बताया था आपको कि रेनफॉल के जो है प्रकार 3 हैं, कन्वेक्शनल, दूसरा ओरोग्राफिक और तीसरा साइक्लोनिक। ओरोग्राफिक में मैंने बताया था कि कैसे, मतलब जब कोई, जैसे मानसून हिंदुस्तान में जब आती है, मॉइस्ट लेडन विंड, जो नमी युक्त जो हवा है, जब वो अरब सागर से चलती है और सीधे जो है पश्चिमी घाट के पहाड़ से टकराती है, तो उसके बाद में ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद में क्या होता है? ज्यों ज्यों ऊपर उठती है तो उसके बाद में उसमें ठंडापन होने लगता है। और ठंडापन होने के बाद में उसमें इतनी ताकत नहीं रह जाती उस हवा में कि वो जो नमी जो उसके साथ में जो चल रहा है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल की संख्या बहुत कम हो जाती है कि वो अपने साथ में नमी युक्त हवा को अपने साथ में रखे, और इसी कारण से उसको अपने नमी को छोड़ना होता है। और इसी कारण से भारी बारिश होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में। खैर, तो पहला जो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे। और इसका जो विशेषता होता है वो सालों भर नमी रहता है, गर्म जलवायु होता है, रेनफॉल यहां बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा सालों भर बारिश होती है, और यहां पर बहुत ज्यादा सघन जंगल होते हैं, जीव जंतु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सांपों की, विषैले सांपों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो लोग अमेजन फॉरेस्ट को जानते हैं उसके बारे में मालूम होगा आपको। और जो टिपिकल जो एरिया है विषुवत रेखीय क्षेत्र जिसको हम बता सकते हैं वो है अमेजन बेसिन, जो ब्राजील में है। और इसके अलावा जेर जो अफ्रीका में है कंट्री, और हमारे एशिया में जो सुमात्रा, मलेशिया,
फिलीपाइंस, और जैसे मैंने बताया कि विषुवत रेखा जो है वो हिंदुस्तान के करीब 400-500 किलोमीटर दक्षिण से निकलती है मालदीव के बाद से, और वो इंडोनेशिया को क्रॉस करती है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीपीय हिस्सा है। तो इन एरिया में जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल माने विषुवत रेखीय और विशुद्ध रूप से विषुवत रेखीय जलवायु है। इसके बाद में जो दूसरा एरिया आता है वो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, माने उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये माने इसी का डिवीजन, माने ट्रॉपिकल क्लाइमेट को जो विषुवत रेखीय जो जलवायु है उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन सा है? जो मैंने बताया कि पहला तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश का जो इलाका है वो पूर्णतः विषुवत रेखीय क्षेत्र है। उसके बाद उनका जो दूसरा जो वेरिएंट है, जो दूसरे जो प्रकार हैं वो है ट्रॉपिकल मानसून, और जो हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल मानसून के इलाके में पड़ता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तीसरा उन्होंने ट्रॉपिकल मैराइन, उसी का वेरिएंट लिया है, इसके बारे में बताएंगे, सूडान टाइप, और पांचवा है डेजर्ट टाइप। तो सूडान जैसे कि अफ्रीका में सूडान देश पड़ता है, उसी पर उन्होंने नाम सूडान टाइप रखा, और जो पांचवा है उसको डेजर्ट टाइप, जैसे रेगिस्तानीय जो इलाका होता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में माने विषुवत रेखीय जलवायु में उन्होंने 5 वेरिएंट रखे। पहला वो एरिया जो एकदम विषुवत रेखा के नज़दीक में है, सालों भर बारिश होती है, हवा का दबाव एकदम ही कम रहता है, सघन वनों से आच्छादित इलाका है जो अमेजन बेसिन का इलाका है। और दूसरे टाइप का जो इलाका है ट्रॉपिकल मानसून, ये एरिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का भाग है, जिसमें कि हमारा देश भी आता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसमें जो रेनफॉल होता है मैक्सिमम वो साल में 60 डिग्री के लगभग में 60 डिग्री सेल्सियस नहीं 60 सेंटीमीटर 60 इंच, ये 60 इंच बारिश कराती है, जो एवरेज बारिश है। हालांकि आप जानते हैं कि अब जो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें कहीं 80 इंच होता है, कहीं 60 इंच होता है, और हमारा देश इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कहीं 20 डिग्री भी होता है, कहीं 10 डिग्री भी होता है। तो देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स। लेकिन उन्होंने मोटा मोटी एक अंदाजा लगाया कि जो मानसूनल टाइप जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा उसमें एवरेज जो रेनफॉल होगा वो 60 इंच होगा। और ये जो यहाँ का जो वेजिटेशन होता है, जो वनस्पति होता है, वो मानसूनल फॉरेस्ट होता है। और मानसूनल फॉरेस्ट आप जानते होंगे कि केवल अपने पश्चिमी घाट एरिया को छोड़ करके और मेघालय के कुछ इलाके को छोड़ करके बाकी पूरे इलाके में जो हमारा जो वेजिटेशन है या वन जो है वो किस प्रकार का है? डेसिडुअस, पतझड़ वाले। जैसे पतझड़ के समय में उनके पत्ते गिरते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के पत्ते नहीं गिरते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। मैंने साउथ ईस्ट एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और इसके अलावा थाईलैंड। अगर हालांकि फिलीपाइंस भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है, लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें सीधे इक्वेटोरियल रेंज में रखें तो थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे जो एरिया हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के भाग हैं। तो इन एरिया में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट प्रभावी रहता है। दूसरा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो वेरिएशन है वो क्या है? ट्रॉपिकल मैराइन। हम तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो समर के समय में, गर्मी के सीजन में यहाँ बारिश होती है, और यहाँ पर जो बारिश की मात्रा है वो 70 इंच बारिश की मात्रा है साल में। और ये एरिया कौन सा पड़ता है? कोस्टल रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका। आप जानते होंगे सेंट्रल अमेरिका कौन कौन सा भाग है?
सेंट्रल अमेरिका वेस्ट इंडीज़ का इलाका कहलाता है, जहाँ के क्रिकेटर हमारे यहाँ देश में खेलने के लिए आते हैं। तो ये इलाका जो पड़ता है, जो वेस्ट इंडीज़ का इलाका, जो यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों का समूह है और जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है ना जमैका है, तो ये जो कोस्टल रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका है उसका क्लाइमेट का नाम कोपन ने ट्रॉपिकल मैराइन का नाम दिया है। और चौथा जो उन्होंने बताया कि सूडान टाइप, जैसे सूडान देश आप जानते ही हैं, इजिप्ट के बगल में सूडान है, अफ्रीका का भाग है, तो सूडान टाइप क्लाइमेट का उन्होंने भी इसका वर्गीकरण किया। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने बताया वहां पर कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का इलाका है। ट्रॉपिकल विषुवत रेखीय घास का मैदान हिंदी में, जिसको सवाना भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो एवरेज 30 इंच रेनफॉल होता है साल में, और खास करके समर सीजन में होता है, गर्मी के सीजन में। और ये एरिया जो है ना अफ्रीका का, जैसे मैंने बताया, अफ्रीका का सूडान, ईस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका, ईस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका के हिस्से में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके बाद जो पांचवा जो वेरिएंट है विषुवत रेखीय जलवायु का, वो है डेजर्ट टाइप। डेजर्ट टाइप मतलब रेगिस्तानीय जलवायु। अब यहाँ पर जो बारिश होती है वो 5 डिग्री माने 5 इंच 10 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती। जैसे कि हमारे देश में अभी मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जैसलमेर में कितना साल में बारिश होती है, और हाँ 10 हमने बताया था आपको। हाँ, तो बहुत लोगों ने जवाब दिया, बहुत लोगों ने एकदम जवाब नहीं दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं किसी का नकल करके नहीं बनाता हूँ, ये आपको जान लीजिए। यहाँ पर 99% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब वो कट पेस्ट वाले राजनीति में चल रहे हैं, मुझे पता है। हमारा जो भी काम है वो शुद्ध रूप से होता है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन टेक्निकल साइड में है। लेकिन हमारे कंटेंट्स में कोई भी दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बराबरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बहुत हार्ड लेबर करते हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए कम से कम 6 घंटे मेहनत करते हैं, आप याद रखिए इस चीज़ को। तो ये जो डेजर्ट वेजिटेशन का इलाका है, मतलब पूरा रेगिस्तान का जो वनस्पति आप जानते हैं, वहाँ स्क्रब पैदा होते हैं। स्क्रब मतलब छोटे छोटे पौधे, मतलब बहुत या कटीले पौधे, ये सारे उनकी विशेषताएं आपको मालूम है। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ, जैसे सहारा रेगिस्तान है, कलाहरी डेजर्ट है, अटकामा का डेजर्ट है, अपने हिंदुस्तान में थार का डेजर्ट है, अरबियन पेनिसुला में, सऊदी अरबिया में बहुत बड़ा डेजर्ट है। ये सारे डेजर्ट हैं, और ये डेजर्ट का एक अपना अलग ही माने रेगिस्तानीय जलवायु है। एक अभी जो मैंने आपको बताया कि उत्तरी कटबंध में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपको सभी लैंड मास के पश्चिमी भाग में ही आपको रेगिस्तान मिलेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों मिलेंगे। क्योंकि जो ट्रेड विंड जो चलता है, जिसको कि वाणिज्य हवा कह सकते हैं आप हिंदी में, हालांकि ट्रेड विंड अच्छा है, तो ट्रेड विंड जो चलता है वो हमेशा ईस्टर्न साइड से चलता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में चलता है। और वेस्टर्नलाइज जो हवा है, जो दूसरी हवा है जिसको पश्चिमी हवा कहते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा पश्चिमी भाग रहता है। तो आपको अभी हमने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी आपको रेगिस्तान मिलेंगे, सबका जो इलाका होगा लैंड मास में पश्चिम वाला इलाका। जैसे हमारे हिंदुस्तान में थार डेजर्ट कहाँ है, हिंदुस्तान के पश्चिमी भाग में। उसी तरह से सहारा डेजर्ट कहाँ है, अगर आप देखेंगे नक्शा पर तो आपको अफ्रीका के पश्चिमी भाग में मिलेगा। क्यों मिल रहा है? इसीलिए कि ट्रेड विंड जो मॉइस्ट लेडन, जो समुद्र से जो नमी युक्त हवा लेती है, वो जो कोस्टल एरिया या जो पूर्वी क्षेत्र का जो इलाका है, लैंड मास का इलाका, वहाँ तो भारी जोरदार बारिश कराती है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र जाते जाते उसकी नमी खत्म हो जाती है। और यही बात वेस्टर्नलाइज या पश्चिमी हवा के साथ लागू होता है। टेम्परेट जोन में जो समशीतोष्ण कटिबंध जिसको बोलेंगे, उसमें
उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है कि चूंकि वो पश्चिमी डायरेक्शन से चलती है, तो जो इलाका है, जो पश्चिमी वाला इलाका होता है, वहां पर भारी बारिश कराती है, लेकिन पूरब तक आते आते, लैंड मास के पूर्वी हिस्से तक आते आते उसमें नमी नहीं रहती है। और उसके कारण से हम क्या देखते हैं कि टेम्परेट जोन में हमेशा आपको पूर्वी इलाके में आपको वो मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या किया। अब दोस्तों चलते हैं टेम्परेट जोन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेट जोन क्या है, तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन समझ में आना चाहिए आपको। टेम्परेट माने समशीतोष्ण। यहाँ की जलवायु जो होती है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। अब ट्रॉपिकल में क्या होता है, जैसे हमारा देश भी ट्रॉपिकल मानसून का एरिया है। कभी कभी यहाँ 51 डिग्री 54 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है कुछ कुछ इलाकों में, जैसे चूरू में, रेगिस्तान के राजस्थान के चूरू में गर्मी के महीने में बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। और जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा है, विशाल है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 30-30 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन है, कि रात में टेम्परेचर रेंज किसको बोलते हैं, जो रात में कितना टेम्परेचर है, दिन में कितना टेम्परेचर है, दोनों का जो गैप होगा उसको रेंज बोलते हैं, टेम्परेचर रेंज। मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल भी व्याख्या करता जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो टेम्परेचर रेंज है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। रात के टेम्परेचर अलग हैं, दिन के अलग हैं, और रेगिस्तान में तो और ज़्यादा है। वहाँ पर दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर और रात में 12, 14, 15 डिग्री टेम्परेचर या उससे भी कम। तो बहुत ज़्यादा रेंज है। लेकिन टेम्परेट जोन में क्या होता है, टेम्परेट जोन जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और इस जोन की जो 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी कटिबंध में भी और दक्षिणी कटिबंध में भी स्थित है। अब इसको उन्होंने कोयपन ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, इसको उन्होंने 2 नहीं बहुत सारे में किया है। वेस्टर्न मार्जिन माने मेडिटेरियन टाइप, जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र, जो उसका जो इलाका है, उसको उन्होंने एक टिपिकल जलवायु का एरिया मान लिया है। भूमध्य सागर आप जानते होंगे, और उसके जो तटवर्ती इलाके हैं, जिसमें कि ग्रीस यूनान पड़ता है, और आपका इटली का एरिया पड़ता है, जो कोस्टल एरिया उसके, कुछ अफ्रीका के भी भाग हैं, कुछ टर्की के भी भाग हैं, ये सारे चीज़, या इजराइल के। खैर, तो ये मेडिटेरियन जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय, वो फर्स्ट उनका सब टाइप है। दूसरा सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपी टाइप, इसके बारे में भी बताएंगे। और ईस्टर्न पूर्वी मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट को, चाइना को उन्होंने अलग में वर्गीकरण किया है। और चौथा जो है वो गल्फ टाइप, जो गल्फ अपना पर्शियन गल्फ वगैरह देख रहे हैं आप। और नटाल टाइप, मतलब जो साउथ अफ्रीका का जो टिपिकल जो एरिया है उसके बारे में। एक नटाल क्षेत्र है जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था, तो ये नटाल टाइप। और 5वां जो है वो वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप, मतलब ब्रिटेन का जो जलवायु है उसको उन्होंने वेस्टर्न मार्जिन में रखा। हालांकि ये सभी जो है वो टेम्परेट जोन के ही हिस्से हैं। टेम्परेट में भी उन्होंने 2 भाग किए। पहला वार्म टेम्परेट, जो गर्म जो टेम्परेट इलाका है, उसमें इन्होंने 5 वर्गीकरण किया है। और दूसरा जो है कूल टेम्परेट जोन, जो 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री पर स्थित है अक्षांश पर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसमें कि सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप, और दूसरा ईस्टर्न मार्जिन मतलब लॉरेशियन टाइप। अब इसके बारे में बारी बारी से बताते हैं कि मेडिटेरियन टाइप का क्या विशेषता होता है। यहाँ पर जो है ना विंटर में माने जाड़े ऋतु में बारिश होती है, और बारिश जो होती है वो 35 इंच होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाया जाता है, जैसे कि आपने जैतून, ओलाइव ट्रीज वहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। उनका एक टिपिकल
वेजिटेशन है। और ये जो इलाका है वो अधिकांशतः, जो से मैंने बताया कि मेडिटेरियन सी के चारों तरफ के इलाके जो शोर हैं उनके किनारे में बसने वाले देश, और उसके अलावा जो चिली का, जो साउथ अमेरिका महादेश के अंतर्गत चिली देश पड़ता है, उसका जो सेंट्रल भाग है, जो केंद्रीय भाग है, उसमें सेंट्रल कैलिफोर्निया जो यूएसए का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है, उसका सेंट्रल जो मध्य जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर, और इसके अलावा सॉदर्न ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि सिडनी वगैरह का इलाका जो है वो, ये सारे जो इलाके हैं वो उसको मेडिटेरियन क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्टिनेंटल मतलब केंद्रीय महाद्वीपीय जलवायु, अब इसको स्टेपी टाइप जलवायु भी कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती है, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो गर्मी के महीने में होता है, 20 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रास लैंड, घास का मैदान पाया जाता है। ये जो है ये इलाका, जैसे कि अमेरिका का जो ओक्लाहोमा स्टेट है, नॉर्दर्न मैक्सिको का जो इलाका है, और टेक्सास का जो अमेरिका का बहुत बड़ा प्रांत है, टेक्सास कैलिफोर्निया के बाद में, मैं समझता हूँ कि एरिया में बहुत बड़ा एरिया है उसका, जहाँ से अभी प्रेसिडेंट जो हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो आते हैं। तो ये घास का समशीतोष्णीय घास का मैदान माने स्टेपी, और इसके बाद में ईस्टर्न मार्जिन माने चाइना टाइप उन्होंने जो पूर्वी मार्जिन का इलाका जो है वो चाइना का अलग टाइप का, हालांकि उनको टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण रखा है। तो चाइना टाइप की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर 45 इंच बारिश होती है। वो कब होती है? गर्मी के सीजन में, समर सीजन में। और यहाँ का जो इलाका है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म पड़ रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, उसको वार्म बोलते हैं। वेट नमी भी बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा यहाँ फॉरेस्ट की भी बहुत ज़्यादा, जंगल की बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बैम्बूज मतलब बांस का ज़्यादा उत्पादन होता है। ये इलाका जो है वो सेंट्रल मतलब मध्य चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए मतलब अमेरिका और सौदर्न दक्षिणी ब्राज़ील के हिस्सा में पाया जाता है। और पंपाज जो अर्जेंटीना में बहुत बड़ा घास का मैदान है जिसको पंपाज बोलते हैं, इसको याद रखिए आप। तो ये इलाके जो हैं वो किस में पड़ते हैं? ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप। और इसके अलावा गल्फ टाइप और नटाइल टाइप के बारे में भी उन्होंने उसका भी वर्गीकरण किया है। जहाँ बारिश, गल्फ टाइप के बारे में आपको मालूम है कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो वातावरण रहता है वो शुष्क रहता है। और जैसे कि जो हमारे ही देश के थोड़ा से बगल में पर्शियन गल्फ और ये जो दुबई और उसके बाद में जो अरबियन पेनिसुला है, ये वाला इलाका जो है उसमें पड़ता है। और जो नेटाइल टाइप है वो साउथ जो अफ्रीका का जो इलाका है वो इलाका को उन्होंने एक अलग नेटाइल टाइप, जिसका एक स्टेट है नेटाल, उस पर वर्गीकरण किया है। इसके अलावा चूंकि समय का अभाव है इसलिए शॉर्ट में जल्दी हम खत्म कर रहे हैं। वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप, उन्होंने ब्रिटेन का जो जलवायु है उसको भी एक अलग सब टाइप बनाया। और उसकी क्या विशेषता है कि ऑटम मतलब ऑटम महीना कौन सा बोलते हैं? ऑटम को इसको बोलते हैं पतझड़। पतझड़ के महीने में यहाँ पर बारिश होती है और बारिश की मात्रा जो है वो करीब 25 इंच होता है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है मैंने जो जंगल है वो डेसिडुअस होता है, पतझड़ जिसमें पत्ते गिरते हैं, जैसे अपने हिंदुस्तान के अधिकांश भाग में डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और ये जो वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के भाग में वेस्टर्न कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का ही पार्ट है, बहुत बड़ा प्रदेश है,
और चिली का जो दक्षिणी जो किनारा है, कोस्ट है वो, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा राज्य है, तो तस्मानिया, यहाँ पर ये जलवायु प्रभावी है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कूल टेम्परेट, माने टेम्परेट जोन को ही उन्होंने दो भाग में विभाजित किया। हमने जो वार्म टेम्परेट जोन के बारे में जो 5 सब टाइप के बारे में बताया, अब हम चलते हैं जो कूल टेम्परेट जो जोन है वो 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी मौजूद है। और ये जो एरिया है इसको उन्होंने 2 सब टाइप में बांटा है। पहला सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, मतलब केंद्रीय महाद्वीपीय जलवायु, जिसको साइबेरियन टाइप भी कह सकते हैं, और दूसरा ईस्टर्न मार्जिन, पूर्वी मार्जिन का इलाका, पूर्वी छोर का इलाका, जिसको कि लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। एक टिपिकल वर्ड है लॉरेंसियन, आप याद रखिए। तो अब जो कूल टेम्परेट जोन है उसमें सेंट्रल कॉन्टिनेंटल माने साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर समर में माने गर्मी ऋतु में लाइट बारिश होती है, 25 इंच तक बारिश होती है। यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वो एवरग्रीन होता है, ये याद रखने वाली बात है। और कोनीफोरस माने कांटेदार, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, यहाँ पैदावार होता है। और ये जो जलवायु है वो कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न चाइना में, मंचूरिया में, नॉर्दर्न जापान में, यूएसए के न्यू इंग्लैंड प्रांत में, और इसके अलावा ईस्टर्न कनाडा क्षेत्र में। ये माने पूर्वी कनाडा का क्षेत्र जो है, और जो न्यू इंग्लैंड जो यूएसए का राज्य है उस क्षेत्र में मंचूरिया, ये याद रखना होगा, मंचूरिया नॉर्दर्न चाइना का भाग, और उसी से सटा हुआ मंगोलिया है, और नॉर्दर्न चाइना, उत्तरी चाइना का जो इलाका है वो सारे जो है ना सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में पड़ते हैं। इसके बाद में ईस्टर्न मार्जिन जो लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट है, वो इसमें जो बारिश होती है वो मॉडरेट बारिश होती है, समर में बारिश होती है, गर्मी ऋतु में होती है, 40 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। यहाँ पर डेसिडुअस और एवरग्रीन दोनों जंगल पाए जाते हैं। और ये जो इलाका है वो सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है, और पश्चिमी सोवियत यूनियन में पाया जाता है। आजकल रूस कहते हैं उसको, पश्चिमी जो रूस का हिस्सा है वहाँ पाया जाता है। मध्य और पश्चिमी यूरोप के हिस्से में ये जलवायु प्रचलित है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंसियन टाइप। इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं कोल्ड जोन। अब कोल्ड जोन में उन्होंने 2 भाग इसको विभाजित किया, एक टुंड्रा और एक पोलर। तो जो 65 डिग्री से 90 डिग्री का जो टेम्परेचर में, माने 90 डिग्री जो अक्षांश में जो स्थित जो एरिया स्थित है उसको उन्होंने टुंड्रा क्षेत्र कहा। और टुंड्रा क्षेत्र अपने हिंदुस्तान में भी पाया जाता है। आपको हमने हिंदुस्तान की जलवायु के बारे में बताया। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सब प्रकार के आपको जलवायु मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े सभी एरिया में। और इसके कारण से हिंदुस्तान इस बारे में बहुत भाग्यशाली है कि वहाँ पर बरसों सालों भर किसी न किसी एरिया में कुछ न कुछ उत्पादन होता रहता है, जो कि दूसरे ऐसा अन्य कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। तो खैर ये टुंड्रा क्षेत्र में जो है वो 10 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वो भी समर सीजन में होता है, माने गर्मी क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर 10 डिग्री से भी -0 डिग्री पर चला जाता है। और ये जो इलाका है वो नॉर्दर्न जो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, नॉर्दर्न एशिया का क्षेत्र, ये एरिया जो है वो, और साइबेरिया आप देखें उसका क्षेत्र, वो सारा इलाका जो है वो टुंड्रा क्षेत्र में आता है। और सबसे लास्ट इसको जो कोल्ड जोन, जो शीत कटिबंध जलवायु जो है उसके 2 भाग हैं, पहला टुंड्रा और दूसरा पोल। तो पोलर जो है वो आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। जैसे कि दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो
ये जो एरिया है वो सालों भर बर्फ से आच्छादित रहता है और यहाँ पर जीव जंतु का वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ का टेम्परेचर खास करके जो आप देखते हैं कि ये जो अपना आइसलैंड और ग्रीनलैंड का जो इलाका है वो पोलर क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो ग्रीनलैंड का और आइसलैंड का जो जलवायु है वो पोलर जलवायु, जैसे कि कोपन के विचार से। इसके बाद सबसे लास्ट में जो क्लाइमेट है वो है मॉन्टेनस क्लाइमेट, पर्वतीय जलवायु। और जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, 300, 350, कहीं कहीं 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। और यहाँ पर एक और विशेषता होती है कि जो जलवायु है, जो आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे त्यों आपको चेंजेस मिलते जाएंगे। लेकिन अगर समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मॉन्टेनस जो क्लाइमेट है उसमें आपको अल्पाइन पॉस्चर मिलेगा और कोनिफर्स और इसके अलावा फर्न, ये सारे वेजिटेशन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से लेकिन एक बात यह है कि मॉन्टेनस जो क्लाइमेट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो ऊंचा अल्टीट्यूड के साथ में घटता बढ़ता है। और जो वेदर है वो भी 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में तत्काल बदलता है। जो लोग हिमालय ट्रैकिंग करने के लिए गए हैं उनको पता है कि किस तरह से मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय में मौसम कितने तेजी से बदलता है। मौसम मतलब वेदर, एकाएक आंधी चलने लगती है, एकाएक तूफान चलने लगता है, एकाएक बहुत ज़्यादा ठंड आने लगती है। तो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ मॉन्टेनस क्लाइमेट। तो दोस्तों मैंने शॉर्ट में आपको विस्तार से कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दिया जाए और वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, विश्व के जलवायु के बारे में, इसका वर्गीकरण क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। और इसके पहले मैंने जो विभिन्न प्रकार के जो प्लैनेटरी विंड मोशन हैं उसके बारे में हमने व्याख्या प्रस्तुत किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस टॉपिक को आप सुने, देखें। मैं क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको बनाएं। जब हमारे साथ आप मेहनत करेंगे तभी आपको नतीजा प्राप्त होगा, अदरवाइज कोई नतीजा नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम यूट्यूब पर 1-2 दिन में इसको डाल देंगे तो आपको और ज़्यादा इस पर फ़ायदा मिलेगा। आप उसको दोबारा से पुनः उसको सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।